हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं बच्चों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। केमिस्ट्री का वो प्रश्न होगा जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है बच्चों कि संश्लेषित रबड़ के दो उदाहरण दें। संश्लेषित रबड़ के जो है वह दो उदाहरण देना है कि बताइए कि संश्लेषित रबड़ कौन है और इसके दो उदाहरण दे। तो कई बच्चे करते क्या है कि संश्लेषित रबड़ का दो उदाहरण दे देंगे, गुना एस और गुना एन। यही दो जो रबड़ है वह क्या है, तो संश्लेषित रबड़ है। और चाहेंगे कि उनको फुल मार्क्स मिल जाए, नहीं मिलेगा। सबसे पहले बताइए कि संश्लेषित रबड़ होता क्या है। तो संश्लेषित रबड़ जो होता है वो वल्कनीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा वल्कनीकरण विधि के द्वारा संश्लेषित रबड़ बनाया जाता है। और यह रबड़ की तरह ही होता है, इसमें प्रत्यास्थ गुण जो होता है वह अधिक होता है। और इसे जब कभी भी खींचा जाता है तो दुगनी लंबाई तक खींचा जा सकता है। मतलब इतना बड़ा अगर रबड़ होगा तो खींचेंगे तो इसका डबल लंबाई जो है वो हो जाएगा। यही जो होता है वो वल्कनीकृत रबड़ होता है। यही जो होता है वो संश्लेषित रबड़ होता है। और इस स्थिति में इसकी लंबाई जो है वह दुगनी हो सकती है। खींचा जाएगा तो दुगना खींचा जा सकता है। बल हटाने पर पुनः यह अपनी अवस्था में आ जाता है। और इसका उदाहरण क्या है संश्लेषित रबड़ का, तो नियोप्रीन है, ब्यूनाइन है, ब्यूनाइन रबड़ है और ब्यूना एस रबड़ जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे दूसरा प्रश्न बच्चों कि परिरक्षण किसे कहते हैं। परिरक्षण किसे कहते हैं, तो खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित करके या अपरिवर्तित रख करके इसके पोषक तत्व एवं विटामिन को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की क्रिया को, सुरक्षित रखने की विधियों को, सुरक्षित रखने की तकनीकों को ही जो है वो परिरक्षण कहा जाता है, प्रिजर्वेंस कहा जाता है। यही जो है वह परिरक्षण कहलाता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है तो उस खाद्य पदार्थ की आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए, उस खाद्य पदार्थ के जो है वो आकार में परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब कोई भी ऐसा तकनीक लगाया जाए जिससे कि वह खाद्य पदार्थ में जो उपस्थित प्रोटीन है, जो विटामिन है वो बना रहे, दीर्घकाल तक बना रहे, वही जो है वो खाद्य पदार्थ का क्या कहलाता है, परिरक्षण कहलाता है। तो खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित करके या अपरिवर्तित करके, जैसा है खाद्य पदार्थ वैसा ही रहने दिया जाए या परिवर्तित भी कर दिया जाए, लेकिन उसके पोषक तत्व एवं विटामिन को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की जो विधि है एवं तकनीक है, उसी विधि और उसी तकनीक को जो है वो परिरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि साबुन क्या है, कपड़ा साफ करने में यह किस प्रकार कार्य करता है। साबुन क्या है, तो जो साबुन होता है वह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। क्या होता है, साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। साबुन जो होता है वह पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। साथ ही साथ साबुन के घोल के कण उन संकीर्ण स्थानों में, छिद्रों में प्रवेश करके और गंदगी के कणों को हटा देते हैं जहां पानी के कण प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जहां पानी के कण प्रवेश नहीं कर सकते हैं, साबुन का घोल उन छिद्रों में प्रवेश कर जाता है और गंदगी के कणों को वहां से हटा देता है। इस प्रकार साबुन कपड़े को साफ कर देता है। क्या कर देता है, साफ कर देता है। इस प्रकार साबुन कपड़े को क्या कर देता है, साफ कर देता है। यानी अगर मूल रूप से कहें कि साबुन क्या है, तो साबुन जो है वह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। क्या होता है, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। और साबुन पृष्ठ के तनाव को कम कर देता है। अतः साबुन का घोल जो होता है उस कपड़े के कण के संकीर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाता है जहां पर मैल होता है, उसको बाहर निकाल लाता है और गंदगी के कणों को हटा देता है जहां पानी के कण प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार साबुन जो है वह कपड़े को साफ करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, चौथा प्रश्न है कि विषमरीकरण विधि से धातु का शोधन कैसे किया जाता है। विषमरीकरण विधि से धातु का शोधन कैसे किया जाता है, तो यह प्रक्रिया वेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। किसमें कराई जाती है, वेसेमर परिवर्तक में कराई जाती है। अशुद्ध धातु को पिघला करके द्रव में वायु का झोंका प्रवाहित करके अशुद्धियां ऑक्सीकृत करके निकाल दी जाती है। और इस प्रकार से जो धातु होता है उसका शोधन किया जाता है। जो भी अशुद्धियां होती है, चाहे वो सल्फर हो, कार्बन हो, उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कैसे निकाल दिया जाता है, तो वेसेमर परिवर्तक में करा करके अभिक्रिया और अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है। और इस दौरान जो अशुद्ध धातु होता है उसको पिघला करके द्रव में वायु का झोंका जब प्रवाहित किया जाता है, जैसे ही धातु होगा तो उसको पिघला देंगे और पिघला करके
क्या करेंगे, तो उसमें वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे तो अशुद्धियां जो सल्फर और कार्बन होगी वो ऑक्सीकृत होकर के निकल जाती है और इस प्रकार से ढलवा लोहा और तांबा को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे सल्फर है और O2 है, ऑक्सीजन है, जब प्रवाहित करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन है और O2 से जब अभिक्रिया करेंगे तो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अशुद्धि के रूप में सल्फर और कार्बन निकल जाएगा और इस प्रकार से जो वहां पर धातु पदार्थ होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि स्कंदन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो है वो परीक्षा में पूछा गया है। स्कंदन किसे कहते हैं, ये विलियन चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोलाइड कणों पर सदृश्य आवेश रहते हैं। सदृश्य आवेश का मतलब एक समान जो है वो आवेश रहते हैं, अतः परस्पर विद्युत विकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से पृथक रहते हैं। अब जब एक जैसा आवेश रहेगा, समान आवेश रहेगा तो विकर्षण होगा ना, या तो ऋण आवेश होगा या तो धन आवेश होगा। तो धन आवेश के बीच में भी विकर्षण और ऋण आवेश के बीच में भी विकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्यों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि विकर्षण बल लगने लगता है। और ये कोलाइड का ऐसा कण है जिस पर सदृश्य आवेश है, यदि इनके आवेश को किसी भी प्रकार उदासीन कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के निकट आकर के बड़े आकार के कणों की रचना कर देते हैं। कोलाइड पर जो उपस्थित सदृश्य आवेश है, इन आवेशों को अगर निरस्त कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के समीप आकर के और एक बड़े कण का जो है वह निर्माण कर देते हैं, रचना कर देते हैं और रचना करके अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी विलयन के इस अवक्षेपण को ही स्कंदन कहते हैं। कोलाइडी विलयन का ये जो अवक्षेपण हो रहा है वही स्कंदन कहलाता है। मतलब कोलाइडी विलयन का जो पृष्ठ होता है उस पर जो है वो सदृश्य आवेश रहते हैं और ये जो सदृश्य आवेश रहते हैं वो विकर्षण के कारण एक दूसरे से पृथक रहते हैं। लेकिन जब वो विकर्षण के कारण एक दूसरे से पृथक रहते हैं तो कोई ऐसी तकनीक लगा दी जाए कि उस पर उपस्थित आवेश पर से आवेश ही खत्म हो जाए तो वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और समीप आकर के एक बड़े कण का जो है वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और वही बड़ा कण जब अवक्षेपित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोलाइडी विलयन का यही अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये टोटल एक्सप्लेनेशन हुआ बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पावर अल्कोहल क्या है। पावर अल्कोहल क्या है, शक्ति अल्कोहल क्या है, शक्ति अल्कोहल बोर्ड मॉडल टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। इस शक्ति अल्कोहल के नाम से इंजनों में पेट्रोल के स्थान पर इसे प्रयुक्त किया जाता है। जो शक्ति अल्कोहल होता है वो इंजनों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सोचो अल्कोहल में अगर पावर अल्कोहल है तो वो ईंधन के रूप में गाड़ी का जो इंजन है उसमें वो प्रयुक्त होता है और पावर अल्कोहल एक ईंधन ही है। यह शक्ति प्रदान करने के लिए मोटर ईंधन की तरह ही एक योगज के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार इसका नाम जो है वह पावर अल्कोहल पड़ गया। इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। जिस इंजन में आंतरिक दहन होता है, जिस इंजन के चैम्बर में आंतरिक दहन होता है यानी अंदर जो है वह दहन होता है, उसमें पावर अल्कोहल का जो है वो यूज किया जाता है और इसमें 80% पेट्रोल और 20% जो है वो इथेनॉल होता है। याद रखना पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल होता है और 20% जो होता है वो क्या होता है, इथेनॉल होता है और इसीलिए इसे पावर अल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह वैसी इंजन जो कि अंदर जो है वो कंबस्टन चैम्बर में जो है वो क्या होता है, दहन होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है और ऐसे इंजनों को चालित करने के लिए पावर अल्कोहल का पेट्रोल की जगह पर जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा मन प्रसन्न हो गया होगा क्योंकि ये बोर्ड मॉडल टॉपिक है। अब तक जो भी बता रहे हैं जैसे रबर के बारे में बताया तो पहले ही मैंने बोर्ड मॉडल करवाया हुआ है। उस चैप्टर को पढ़ाए हुए 2 महीना हो गया, 3 महीना, और वो पहले ही मैंने बोर्ड मॉडल करवाया हुआ है। तो जो भी थोड़ा सा जिज्ञासु अगर विद्यार्थी होंगे वो पहले ही इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए होंगे। आइसोटोनिक विलयन को भी जो है वो तैयार कर लिए। तो देखते हैं आइसोटोनिक विलयन वे विलयन होते हैं जिनके परासरणी दाब एक ही ताप पर समान होते हैं। ऐसा कोई विलयन है जिसका परासरण का जो दाब है वो एक ही ताप पर समान है तो वो आइसोटोनिक विलयन कहलाता है। यदि ऐसे 2 विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी, यानी उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। तो वो जो है क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। ध्यान दें आइसोटोनिक विलयन ऐसा विलयन होता है जो समान ताप पर जो है वो परासरणी दाब जो होता है वो क्या होता है, एक ही ताप पर समान, एक ही टेम्परेचर पर परासरणी दाब जो है वह समान होगा। यदि ऐसे 2 विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है और यही जो होता है वो आइसोटोनिक विलयन होता है। नेक्स्ट है कि रवादार जो है वह ठोस क्या है। रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दीजिए रवादार ठोस का।
तो रवादार ठोस जो होता है वह प्राकृतिक और कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल के बनने या बनाने की क्रिया को ही क्रिस्टल या रवादार जो है वह ठोस कहते हैं। रवादार ठोस जो होता है वह रवादार ठोस पदार्थ वास्तविक ठोस भी कहलाता है। जैसे वास्तविक ठोस का मतलब जैसे ये आप देख रहे हो तो ये रवादार ठोस है। जैसे आप इस लोहे की चाबी को देख रहे हो तो ये रवादार ठोस है। इसको काटेंगे तो इसका बुरादा गिरेगा ना, रवा के रूप में गिरेगा, बुरादे के रूप में गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रवादार ठोस। तो प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम विधि से भी इसे तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और लवण जो है वह रवादार ठोस पदार्थ होते हैं। 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, ये भी बोर्ड मॉडल मैंने किया था कि बिंदु अपूर्णता क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण धनायन अथवा ऋणायन अथवा परमाणु के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण जो है वह बिंदु दोष उत्पन्न होता है, अथवा अपने निश्चित स्थान को छोड़कर के क्रिस्टल जालक में अन्य किसी स्थान पर चले जाने से जो है वह बिंदु दोष उत्पन्न होता है। और इसे इसीलिए बिंदु दोष कहते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल की व्यवस्था से जो जालक है वहां से मुक्त होकर के किसी दूसरे बिंदु पर चला जाता है। नेक्स्ट, बिंदु दोष के बारे में जब हमने जाना तो इसमें मूल रूप से हमने यही जाना कि धनायन हो अथवा ऋणायन हो अथवा कोई परमाणु हो, उसके जालक की व्यवस्था में से किसी बिंदु से अगर कोई परमाणु जो है वह मुक्त होकर के उसी व्यवस्था में किसी दूसरी जगह चला जाता है तो वहां पर एक बिंदु जो है वह उत्पन्न हो जाता है, वहां पर एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है और वही जो है वो बिंदु दोष कहलाता है। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की धातुमल क्या है। तो धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ है। धातुमल क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जो गलाने के दौरान धातु से अलग हो जाता है। धातु को जब गलाया जाता है तो जो अशुद्धि साइड हो जाती है, अलग हो जाती है, वही धातुमल कहलाती है। और धातुओं में धातु शोधन और दहन की प्रक्रियाओं से अशुद्धियों को निकाला जाता है। धातुओं में जब दहन की प्रक्रिया की जाती है, जब धातुओं का शोधन किया जाता है तो अशुद्धियों को निकाला जाता है। लोहा और सिलिकॉन, तांबा और सीसा गलाने के दौरान निकाले गए धातुमल का एक उदाहरण है। यानी लोहा और सिलिकॉन, तांबा और सीसा को गलाने के दौरान निकाले गए धातुमल का एक क्या है, तो एक उदाहरण है। और इस तरीके से धातुमल भी आप समझते होंगे कि धातु को जब गलाया जाता है तो अशुद्धियां जो साइड हो जाती है वही क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न बच्चों कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। क्यों? जो उत्कृष्ट गैसें होती है उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। तो वर्ग 18 में हीलियम से लेकर के रेनॉन की ओर नीचे आने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है वह क्रमशः बढ़ती है। और इसका कारण यह है कि परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ जो परमाणु होता है उसमें नए इलेक्ट्रॉन के सेल भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है तो पहली अगर कक्षा है तो ये रहेगा के में कितना इलेक्ट्रॉन 2, अब फिर दूसरे में कितना रहेगा तो 2 के बाद 8, फिर कितना रहेगा तो 2 8 के बाद 18। बताओ त्रिज्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। त्रिज्या क्यों बढ़ेगा, त्रिज्या इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। किसका, तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। वही कारण मूल रूप से यहाँ बताया गया है कि वर्ग 18 में हीलियम से रेनॉन की ओर नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कारण है। इसका मूल कारण यह है कि परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ परमाणु में कक्षाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके तत्पश्चात परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। 11 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि लैंथेनाइड तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है। जो लैंथेनाइड तत्व है उनकी प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है। तो लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से स्पष्ट होता है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी तत्वों में सामान्य रूप से पाई जाती है। लैंथेनाइड जो तत्व है उनमें सभी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। साथ ही कुछ लैंथेनाइड जो होते हैं वह +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। केवल एक मत याद रखिए कि केवल +3 ही होता है। कुछ ऐसे भी लैंथेनाइड होते हैं जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं और ये अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः तत्व को प्रदर्शित करती हैं। ये जो अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं +2 और +4 ये तत्वों को प्रदर्शित करती हैं जो F0 F7 या F14 स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है ऐसे तत्वों को जो कि स्थायी है, इनका विन्यास जो है वो 4F0 अब देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है वो विन्यास दिया हुआ है ऐसे तत्वों का। उदाहरण के लिए Ce4 4F0, Tb4 4F7, Tu2 4F7, Yb2 और 4F14 ये जो है वो अस्थायी है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। बोर्ड मॉडल ये भी दिया गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है या विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है। अब आप एक चीज जानते हैं पहले से ही कि विलयन की मोलरता को भी बोर्ड मॉडल किया गया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक को भी बोर्ड मॉडल किया गया है। तो किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन
विलयन के सांद्रण का समानुपाती होता है, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी भी समानुपाती CM क्या हो गया, तो सांद्रण का समानुपाती हो गया, यानी किसी विलयन के क्वथनांक का जो उन्नयन है वह विलयन के सांद्रण के समानुपाती हो गया, जहां डेल्टा टी भी क्वथनांक का उन्नयन है और CM जो है वह विलयन का सांद्रण है। और डेल्टा टी भी बराबर हो जाएगा एक नियतांक के साथ Kb × CM, जहां Kb एक स्थिरांक है जिसे क्वथनांक स्थिरांक या मोडल विलयन स्थिरांक कहते हैं। ये एक सामान्य सा एक नियम है कि किसी भी विलयन का जो क्वथनांक होता है उस क्वथनांक का उन्नयन विलयन के सांद्रण का समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी भी समानुपाती C। 13 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो जो परासरणी दाब होता है, जो वाष्प दाब का अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है आदि, ये सभी जो गुण हैं वो अणु संख्या गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वाष्प दाब में अवनमन हो या हिमांक में अवनमन हो या जो है वो क्वथनांक में उन्नयन हो, ये सब जो गुण है वो विलयन में विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, चाहे यह कण अणु परमाणु अथवा आयन ही क्यों न हो, चाहे यह कण अणु ही क्यों न हो, परमाणु ही क्यों न हो अथवा आयन ही क्यों न हो, ये सारा का सारा गुण जो है वह विलयन के अणुओं पर निर्भर करता है। और इन सब के प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मानों में समानता होनी चाहिए, किंतु कुछ विशेष स्थितियों में इनके प्रायोगिक मान और इनके सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है, इसीलिए इसे विलयन का जो है वो अपसामान्य आचरण कहते हैं। विलयन का अपसामान्य आचरण क्या होता है, प्रश्न तो यही है। तो विलयन का अपसामान्य आचरण तब होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, मोलर उन्नयन स्थिरांक है ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इसके बाद क्या है वाष्प दाब में अवनमन, परासरणी दाब, ये सब जो गुण है विलयन का टोटल गुण, ये विलयन के कणों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, ये विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, चाहे कण अणु परमाणु अथवा आयन ही क्यों न हो। लेकिन प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में समानता होती है, प्रायोगिक मान होता है तब भी और सैद्धांतिक मान होता है तब भी समानता होती है। अगर किसी कारणवश प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान में समानता नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसे विलयन का जो है वो अपसामान्य आचरण कहते हैं। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। आपको पता है कि जब मैंने ये पढ़ाया है 2 महीना पहले, तो उस समय ही मैंने इसे लेसन में ही जो है वो प्रोटीन जो है वो टॉपिक को मैंने क्या कर दिया था, बोर्ड मॉडल कर दिया था, ये एग्जाम में आता है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है और प्रोटीन से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वसा से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आते हैं एग्जाम में। रबर से रिलेटेड ये आते हैं, आप इसे जरूर देखिएगा। डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मॉडल, और ये मैंने करवाया है बोर्ड मॉडल, तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए, जो बोर्ड मॉडल है निश्चित तौर पर आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो भौतिक परिवर्तन यानी ताप का परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, जैसे पीएच में परिवर्तन कर दिया जाए तो प्रोटीन की त्रिविम संरचना जो होती है वो बिखर जाती है। अगर प्रोटीन की जो त्रिविम संरचना है उसे दिखाना है तो पीएच मान को बदल दीजिए, ताप को बदल दीजिए, मतलब भौतिक परिवर्तन कर दीजिए। भौतिक परिवर्तन कीजिएगा तो ताप का परिवर्तन हो जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन कीजिएगा जैसे पीएच में परिवर्तन कीजिएगा तो जो प्रोटीन की त्रिविम संरचना होती है वो विकृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप प्रोटीन की जीवीय सक्रियता मिट जाती है, अर्थात प्रोटीन की जो सक्रियता होती है वो समाप्त हो जाती है। प्राकृतिक प्रोटीन का भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बिखरने की इसी क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। मतलब प्रोटीन अगर है प्राकृतिक प्रोटीन और उसका अगर विकृतीकरण हो रहा है तो कैसे होगा, ताप बढ़ा देने से होगा या पीएच मान में परिवर्तन कर देने से होगा। यानी कि प्रोटीन विकृतीकरण कब होगा, तो जब कभी भी भौतिक परिवर्तन होगा यानी ताप बढ़ा दिया जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा यानी पीएच मान में परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो विकृत हो जाएगा। और प्रोटीन के इसी 3D विकृतीकरण को ही, प्रोटीन के इसी 3D आकृति के विकृतीकरण को ही जो है यानी बिखरने को ही जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस तरीके से 2023 में पूछे गए जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर थे बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारा का सारा टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम इसी तरीके से आपके लिए ये टॉपिक्स लेकर के आएंगे। अभी 1 माह है, यकीन कीजिए अगर हमने एक दिन में 15 क्वेश्चन बताया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके लिए प्रश्नों का अंबार होगा। और उतना अगर तैयारी कर लीजिएगा 99 और 98 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। केवल आप मेहनत करना सीखिए, परिणाम देना ऊपर वाले के हाथ में है। निश्चित तौर पर अगर आप मेहनती हैं तो परिणाम जबरदस्त मिलेगा, और इतना जबरदस्त परिणाम होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं।
फल की चिंता किए बिना अपने कर्म का संपादन कीजिए और हम भी अपने कर्म का संपादन करेंगे और इसी तरह के वीडियोस जो है वो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खूब मन लगा करके पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।